नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, अब जो आपका RSCIT एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने आप सबके लिए नए सिलेबस के अनुसार RSCIT का एक ऐसा पेपर तैयार किया है जिससे आपके एग्ज़ाम में 15 से 20% आने का फुल चांस है, क्योंकि मैंने इस पेपर को बहुत ही सोच समझकर और RSCIT के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया है। दोस्तों, मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि बस आपको यह वीडियो पूरी देखनी है और आपके आराम से अपने RSCIT एग्जाम में बहुत ही अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है सरकारी संस्थाओं तथा बड़े व्यावसायिक फर्म में उपयोग होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास में बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, इसके अंदर जो बड़े बड़े कंप्यूटर यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, वो हमारे पास में कंप्यूटर होते हैं उन्हें कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है बैंकिंग उद्योग में चेक व अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आने वाली तकनीक कौन सी है। यानी कि दोस्तों, आपके पास में कोई एक चेक है जो कि आपको बैंक में जमा करवाना है। तो दोस्तों, आप जब बैंक में जमा कराएंगे अपना चेक, तो बैंक के जो अधिकारी हैं वो आपके चेक पर एक MICR कोड लगा होगा उसकी जांच करेंगे। दोस्तों, इस चेक पर जो MICR कोड है इसकी जो जांच है वो MICR मशीन करती है जो कि बैंक के अधिकारियों के पास होती है। यानी कि दोस्तों, चेक की जो क्लियरिंग में काम आने वाली तकनीक है उसे बोलते हैं MICR। दोस्तों, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि जो चेक पर करेक्टर हैं उनकी रिकॉग्निशन करती है और इस चेक को क्लियरिंग में काम करती है। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है की कॉम्बिनेशन और मेन्यू द्वारा कंप्यूटर को रिबूट करना क्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर को रिबूट करना है अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी से। तो उस रिबूट को क्या कहेंगे। दोस्तों, उस रिबूट को कहेंगे वार्म बूटिंग, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है वेब ब्राउजर क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपको मैं सबसे पहले वेब ब्राउजर के उदाहरण बताऊं तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये क्या है वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। और दोस्तों, ये क्या है हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक प्रकार के कंप्यूटर के अंदर ऐप हैं। तो दोस्तों, चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु SSO लॉगिन में कौन सा एप्लीकेशन उपयोग में आता है। यानी कि दोस्तों, मानिए आपका कोई एक अधिकारी है जो कि आपका मूल निवास नहीं बना के दे रहा है, तो अब आपको सरकार को उस अधिकारी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करनी है। आप क्या करेंगे, अपनी SSO में जाएंगे, यानी कि सिंगल साइन ऑन में जाएंगे और वहां पे राज्य संपर्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी है तो आपको राज्य संपर्क ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपकी जो शिकायत है वो दर्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है GIS का पूरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों, आपको GIS की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं GPS की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसी प्रकार से GIS की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है MS वर्ड 2010 में सेव की हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि दोस्तों, आपने MS वर्ड के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाई और उस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, सेव कर दिया। दोस्तों, आप जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होगी। तो दोस्तों, वो जो डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट .docx नाम से सेव होगी, यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है MS एक्सेल में एक फाइल क्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों, आप जो MS एक्सेल के अंदर फाइल सेव करते हो वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि MS वर्ड के अंदर जो फाइल होती है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट, और वहीं MS एक्सेल के अंदर जो फाइल होती है उसे कहते हैं वर्कशीट, और वहीं जो MS पावर पॉइंट के अंदर फाइल होती है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से हमसे पूछा है कि MS एक्सेल के अंदर जो फाइल होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों वर्कशीट, यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीट। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कौन से टैब से इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। और दोस्तों, यदि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऑप्शन है वो लाना है तो आप कौन से टैब से लाओगे। तो दोस्तों, आप लाओगे इंसर्ट टैब से, यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास में पहला कथन है यूटिलिटीज सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। नहीं दोस्तों, यूटिलिटीज जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है, यानी कि दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। उसी प्रकार से दूसरा कथन है प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस है। नहीं दोस्तों, प्रोजेक्टर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस प्रकार से ये कथन भी क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन जो बी है हमारे पास में करेक्ट होगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत हैं।
आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी टॉगल की नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास में जितने भी ऑप्शन है इनमें से कोई भी टॉगल की नहीं है। टॉगल की वो होती है जैसे कि नम लॉक, कैम्स लॉक, ये क्या होता है दोस्तों, टॉगल की होती है। जबकि ऑप्शन ए में दे रखा है F12, तो दोस्तों F12 क्या है, फंक्शन की है। उसी प्रकार से कंट्रोल, तो ये भी क्या है, कंट्रोल की है। ESC, तो दोस्तों आपने कीबोर्ड में ऊपरी साइड यहाँ पे देखा होगा ESC ऑप्शन होता है, तो ये क्या है, अलग की है, टॉगल की नहीं है। तो इस प्रकार से टॉगल की है वो इसमें से कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ये है GUI, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में गलतियों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो हमारे पास में स्क्रीन है उसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है। नहीं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है। यदि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण बताऊं तो एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और यदि मैं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताऊं तो MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यानी कि ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती है। उसी प्रकार से सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज एक सर्च इंजन यूटिलिटी है। नहीं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक वेब ब्राउजर होता है। तो इस प्रकार से ये कथन भी क्या है, बिल्कुल गलत है। आगे हमारे पास में है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नहीं दोस्तों, बी और सी कथन है वो बिल्कुल गलत है, बल्कि ए कथन है वही सत्य है। तो इस प्रकार से 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, एक वेबसाइट http://www.uniquekaroli.com में http://www.com क्या है। तो दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर जो HTTP है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और वहीं www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। और वहीं अंतिम में .com क्या है दोस्तों, TLD है। क्या दोस्तों, TLD है। देखते हैं हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब और TLD, यानी कि ये दिए गए प्रश्न का सही क्रम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, भामाशाह योजना को किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों भामाशाह योजना को राजस्थान सरकार ने सन 2008 के अंदर लागू किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है 2008। आगे चलते हैं, हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, आप किस नंबर को डायल करके राजस्थान संपर्क पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि राजस्थान संपर्क पर हम अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन अब आपको बताना है कि अपने मोबाइल के अंदर ही आपको किस नंबर द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। दोस्तों हमारे पास वो मोबाइल नंबर है 181, यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में किसी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को दूसरी जगह पर पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। उसी प्रकार से पेस्ट की होती है Ctrl+V। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+V। और वहीं उंडो की क्या होती है दोस्तों, उंडो की होती है Ctrl+Z। और वहीं रेडो की क्या होती है दोस्तों, रेडो की होती है Ctrl+Y। और वहीं कट की क्या होती है दोस्तों, कट की होती है Ctrl+X। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पेस्ट की क्या होती है। दोस्तों पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+V, यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने हेतु किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आपको MS एक्सेल में एक सेल दे दी गई और उसमें कहा कि आपको 2 फॉर्मूले जोड़ने हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप MS एक्सेल के अंदर इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज करोगे, आप दोस्तों कॉन्स्टिनेट फंक्शन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे दोस्तों, कॉन्स्टिनेट फंक्शन का यूज करोगे। तो इस प्रकार से आपके दोनों फॉर्मूले हैं वो जुड़ जाएंगे। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड स्टाइल को बदलने हेतु कौन सा टैब काम आता है। यानी कि दोस्तों आपने MS पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन बनाई और आपको उस प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड है वो बदलना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे और आपका जो प्रेजेंटेशन का थीम है वो बदल जाएगा। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में पहला कथन ए है, लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर का ही भाग है। जी हाँ दोस्तों, जो लैपटॉप होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, छोटे कंप्यूटर होते हैं, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे हमारे पास में बी कथन दिया गया है, डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग नहीं है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग होते हैं। तो ये कथन क्या होगा, बिल्कुल असत्य होगा। आगे क्या है, सी कथन दिया गया है कि कंप्यूटर का IQ नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर का कोई भी IQ नहीं होता।
जो हम इसको जानकारी देते हैं उसी जानकारी के अनुसार वो अपना कार्य करता है। तो दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। उसी के आगे डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। नहीं दोस्तों, जो हमारे पास में केवल बी ऑप्शन है वही असत्य कथन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में पहला कथन एक है, इंकजेट प्रिंटर्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो नॉन इम्पैक्टेड प्रिंटर के उदाहरण हैं। क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर के दो ही उदाहरण होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो दोस्तों इस प्रकार से इंकजेट प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। उसी प्रकार से दूसरा कथन है, डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से पहला कथन गलत और दूसरा कथन सत्य है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कथन एक गलत है और कथन 2 सही है। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने हेतु किस इनबिल्ट टूल का उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 दे दी गई और आपको कहा है कि किसी एक इमेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप विंडोज 10 के अंदर स्नैपिंग टूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी इमेज का स्क्रीनशॉट है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, यदि आप एक मेल आईडी example1@gmail.com से दूसरी मेल आईडी example2@gmail.com को मेल भेजते हैं तो example1@gmail.com में वो मेल किस फोल्डर में सेव होगा। यानी कि दोस्तों आपने एक मेल से दूसरी मेल आईडी को एक मेल भेजा है। तो दोस्तों यदि आपको उस मेल आईडी के अंदर अपना मेल चेक करना है तो आपको सेंड मेल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको वो मेल है वो मिल जाएगा। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, G2B का पूरा नाम क्या है। यानी कि आपको दोस्तों G2B की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों G2B की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो इस प्रकार से 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, EPDS का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों EPDS का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस प्रकार से 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में पेज मार्जिन सेट करने का विकल्प किस टैब में होता है। यानी कि दोस्तों आपको MS वर्ड में एक पेज लेना है और आपको वो जो पेज है वो अलग अलग टाइप में लेना है, जैसे कि लैंडस्केप भी लेना है, पोर्ट्रेट भी लेना है। तो दोस्तों हम इन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पेज मार्जिन को MS वर्ड में कहते हैं पेज लेआउट या पेज ओरिएंटेशन। तो इस प्रकार से 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में सॉर्ट तथा फिल्टर का ऑप्शन क्रमशः किस टैब में होता है। तो दोस्तों सॉर्ट जो ऑप्शन है वो भी डाटा में होता है और फिल्टर ऑप्शन है वो भी डाटा में होता है। तो इस प्रकार से 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर जो एनिमेशन प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों आपने MS पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसके अंदर कई स्लाइडें हैं। क्या दोस्तों, कई स्लाइडें हैं। तो दोस्तों अब उसमें जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो एनिमेशन प्रभाव होगा वो हो गया होगा स्लाइड ट्रांजिशन। तो इस प्रकार से 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 6600 और दोस्तों भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। और वहीं जो भारत का सबसे पहला जनरल कंप्यूटर था, सामान्य कंप्यूटर था, उसका नाम था सिद्धार्थ। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था CDC 6600 यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है फैक्स मशीन। तो दोस्तों ये क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होती है। उसी प्रकार से प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, और वहीं स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। उसी प्रकार से मॉडेम भी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। लेकिन दोस्तों प्लॉटर क्या है, किसी भी प्रकार का इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार से 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में गेम डाउनलोड करने हेतु कौन सा इनबिल्ट फीचर का उपयोग होता है। यानी कि दोस्तों आपको कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 दी गई और आपको कहा है कि पबजी या फिर फ्री फायर डाउनलोड करो। तो आप कहां जाएंगे दोस्तों, तो आप कंप्यूटर में दी गई विंडोज स्टोर में जाएंगे और उस गेम को डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है उसी प्रकार से विंडोज 10 में क्या होता है, विंडोज स्टोर होता है। तो इस प्रकार से 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ईमेल मैसेज का भाग नहीं है। यानी कि दोस्तों आपने कोई एक ईमेल मैसेज है वो किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा है, तो ईमेल मैसेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। पहला क्या होगा, ईमेल के अंदर मैसेज बॉडी होगी और वहीं मैसेज हेडर भी होगा, मैसेज एनवलप भी होगा। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम क्या है। यानी कि दोस्तों आपको DBT की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों DBT की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमारे पास में बी कथन दिया गया है, एमएस वर्ड में हम टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही असत्य कथन है, क्योंकि वर्ड के अंदर हम टेबल इंसर्ट है वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से सी ऑप्शन है, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू वेब लेआउट व्यू होता है। नहीं दोस्तों, एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो हमेशा लैंडस्केप ही होता है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन नहीं है। उसी प्रकार से डी ऑप्शन है, हेडर तथा फुटर का ऑप्शन पेज लेआउट टैब में होता है। नहीं दोस्तों, पेज लेआउट टैब के अंदर ओनली लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ही ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से सभी कथन क्या हैं, असत्य हैं। निम्नलिखित सभी कथन असत्य हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2010 में गोल सीक का क्या उपयोग है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर हम गोल सीक का उपयोग करके अज्ञात वैल्यूज है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। यानी कि दोस्तों, आपने एमएस पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें कई स्लाइडें हैं, आप क्या हो तीसरी स्लाइड पर खड़े हो, यहीं से आपको क्या करनी है, स्लाइड शो शुरू करनी है। तो दोस्तों, आपकी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, आप शिफ्ट प्लस F5 कुंजी का उपयोग करेंगे और आपकी जो स्लाइड शो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।